जहां एक तरफ बुक माई शो और कुणाल कामरा के बीच ट्विटर पर वॉर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी माहौल काफी इंटेंस हो गया है कुणाल कामरा पर फाइल हुए एफआईआर को क्वॉश करने के मामले में। क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्ट और एक प्लेटफॉर्म का डिस्प्यूट है, या फिर ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिकल प्रेशर और सेंसरशिप आर्ट और एक्सप्रेशन पर भारी पड़ रहे हैं। आइए करते हैं पूरा ब्रेक डाउन लीगली, पॉलिटिकली और थोड़ा सटायर के साथ। तो व्यूअर्स, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शोज और कंटेंट को सडनली बुक माई शो ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। और ये कोई कैजुअल डिसीजन नहीं था, ये हुआ उस शो के बाद जहां कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पे एक पैरोडी सॉन्ग किया, भोली सी सूरत का रिमिक्स वर्जन, जिसमें उन्हें गद्दार बोला गया। आपको एकनाथ शिंदे तो याद ही होंगे, शिवसेना से रिबेलियन, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट का फॉल और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। तो समझिए कि इशू सिर्फ सटायर नहीं, पावर पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया, नॉट विथ रेज बट विथ रीजन। उन्होंने बुक माई शो को टैग करते हुए कहा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू मेंटेन अ कोर्डियल रिलेशनशिप विद द स्टेट एंड आई नो दैट मुंबई इज अ मेजर हब फॉर लाइव एंटरटेनमेंट. Without the state's cooperation, iconic shows like Coldplay and Guns N' Roses wouldn't be possible. लेकिन उनका असली मुद्दा क्या था? सिंपल, अगर आप मुझे डेलिस्ट कर ही रहे हो तो कम से कम मुझे अपने ही ऑडियंस का कॉन्टैक्ट डेटा दे दो। क्यों? क्योंकि वो डेटा उन्होंने अपने शोज के थ्रू कमाए हैं और वो आर्टिस्ट के लाइवलीहुड का एक हिस्सा है। हालांकि बुक माई शो ने तुरंत एक पलट जवाब देते हुए ट्वीट किया कि बुक माई शो इज अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ टिकट्स एंड ऑपरेट्स द बिजनेस विद न्यूट्रलिटी एंड इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज ऑफ इंडिया. Facts on our role have been misrepresented in the public domain. Our role is to provide a platform for ticket sales of live shows. It is the decision of the organizer or the venue to list or delist their shows. But लोग कह रहे हैं कि जब वैंडलिज्म हुआ हैबिटेट स्टूडियो में जहां कामरा का शो हुआ था और सिविक अथॉरिटीज ने अगले दिन स्टूडियो को बिल्डिंग वायलेशन के नाम पर तोड़ दिया, तो क्या ये कोइंसिडेंस था या पॉलिटिकल मैसेजिंग? इसी के साथ कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ लगे मुंबई पुलिस के एफआईआर के अगेंस्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में क्वॉशिंग पिटीशन डाली है। उनका कहना है कि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसलिए फिजिकल अपीयरेंस की जगह वर्चुअल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया जाए। सीनियर एडवोकेट नवरोज सिरवाई ने बेंच ऑफ जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक के सामने कहा, This isn't some murder or heinous crime. This is a comedy show, a video of which is available with them. My client has not once, twice or thrice, but in writing has offered to get statement recorded virtually through video conferencing. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ऐड किया कि कुणाल कामरा को इस केस में non-stop death threats मिल रहे हैं and that the authorities aren't keen to record his statements but they want him here to be present physically. My lords, his physical presence must not be insisted till the present petition is heard. इतना सब सुनने के बाद कोर्ट ने मैटर 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है और स्टेट को इंस्ट्रक्शन लेने को कहा है। आपको बता दें कि इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन दे चुकी है टिल 17 अप्रैल। अब अगर हम बुक माई शो और कामरा के बीच के झगड़ों पर ध्यान दें तो कुणाल कामरा का एक वैलिड पॉइंट भी था। बुक माई शो 10% कट लेता है, पर हर आर्टिस्ट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए 6,000 से 10,000 डेली खर्च करने पड़ते हैं। तो जब आप एक आर्टिस्ट को हटा देते हैं और उनको डेटा भी नहीं देते, तो क्या ये जस्ट बिजनेस है या एक गेट कीपिंग टैक्टिक? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या प्लेटफॉर्म और आर्टिस्ट के बीच का रिलेशनशिप सिर्फ पैसों का है या उसमें एक्सप्रेशन, अकाउंटेबिलिटी और फेयर यूज ऑफ डेटा भी आता है? इसमें ट्विस्ट ये भी है कि शिवसेना लीडर राहुल कनल, जो स्टूडियो वैंडलिज्म केस में अरेस्ट हुए थे, बुक माई शो का शुक्रिया अदा कर रहे हैं फॉर कीपिंग द पोर्टल क्लीन। मीनवाइल रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि बुक माई शो में रिलायंस का 37% स्टेक है। तो क्या कामरा का डीलिस्टिंग डिसीजन प्योरली लीगल था या पॉलिटिकल सिग्नल भी? अब इस मामले में खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं।
अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव हुए, कुछ में 100 दिन अभी पूरे हो जाने रहे आपके सरकार के। जो चुनाव में गया वो आपके नेतृत्व में सरकार था, बाद में जब सरकार आया तब आपका नेतृत्व नहीं रहा, आप उप मुख्यमंत्री हो गए। ये हमेशा चर्चा हमेशा होती है कि आप इससे नाराज़ हैं, क्योंकि आपको चाहिए था कि आपके नेतृत्व में सरकार जीत गई तो आप ही नेतृत्व में वापस आना चाहते थे। तो ये जो चर्चाएं होती है, क्या इसमें कुछ तथ्य है? आप नाराज़ हैं? कोई तथ्य नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं जब सीएम था तभी भी खुद को कॉमन मैन समझता था। आज मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन समझता हूँ। मेरा काम है आम आदमी को, सामान्य आदमी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना। ये हमारी सरकार कर रही है, देवेंद्र जी और हमारी टीम काम कर रही है। जैसे पहले टीम काम कर रही थी, आज भी हम वही टीम में काम कर रहे हैं। कुर्सी क्या नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, गाड़ी तो वही है, एक ही गाड़ी में। तो व्यूवर्स, सवाल सिंपल है, क्या आर्टिस्ट का अपना ऑडियंस डेटा मांगना अनएथिकल है या एक बेसिक राइट है अपने कमाई हुई ऑडियंस को रीच करने के लिए? क्या बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म से बिजनेस लॉजिक पे चले या ट्रांसपेरेंसी और आर्टिस्ट राइट्स का भी ध्यान रखे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सटायर और कॉमेडी का फ्यूचर अब भी सेफ है या हर जोक पे एक लीगल नोटिस या FIR का डर बना रहेगा? आपका क्या कहना है? क्या आप कामरा के सपोर्ट में है या बुक माई शो के स्टैंड को सही मानते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।